हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज पेश करते हैं आईएससी बेंगलोर द्वारा पूछा गया गेट 2024 में इलेक्ट्रिकल के पेपर में सिंक्रोनस मशीन का एक धांसू और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दी थी इसमें, क्योंकि आपका जो वर्चुअल कैलकुलेटर है ना, अब ये आपके एग्जाम में नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता था, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती थी। अब आपका जो वर्चुअल कैलकुलेटर उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से सॉल्व नहीं होती है, और इसकी जब सिंक्रोनस में क्वाड्रेटिक बनती है तो बहुत बड़ी बड़ी बनती है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आए और थोड़ा बहुत आप लॉजिकल कॉन्सेप्चुअली लॉजिकल अगर आप ऑप्शन नहीं पिक कराएं तो इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ना ज़्यादा बेहतरी होती है एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि 65 में से बहुत 55 अगर हम लोग 55 ही काउंट करें, क्योंकि 10 हम एप्टीट्यूड इंग्लिश को दे देते हैं, तो 55 क्वेश्चन में से आपको 42-43 क्वेश्चन एक्यूरेसी से करना है। 10-12 क्वेश्चन छोड़ के भी चले जाएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उन्हीं क्वेश्चन में जो 10-12 क्वेश्चन हम छोड़ते हैं ना, उसमें ही इस क्वेश्चन को रखना है। बट चूंकि मैंने आपको बहुत मशीन में जब पढ़ाते पढ़ाते आपको बहुत सारे ऐसी चीजें बताई, मशीन और पावर सिस्टम दोनों, कि आप लॉजिकल तरीके से जो 4 ऑप्शन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत अच्छा कमांड है तो आप 4 ऑप्शन में से गलत ऑप्शन बहुत जल्दी आप हटा सकते हैं कि हाँ, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और अगर थोड़ा सा बचे हुए 2 ऑप्शन में से अगर आपको थोड़ा सा डिस्टेंस दे रखा है, दोनों में काफी डिस्टेंस है अगर, तो वहां पर आप एक्यूरेट आंसर भी पिक कर सकते हैं। और उन्हीं का उदाहरण है एक क्वेश्चन। चलो बताता हूं कैसे। A 3-phase 11 किलोवोल्ट 10 MVA सिंक्रोनस जनरेटर, यह रेटिंग किसकी दे रखी है? सिंक्रोनस जनरेटर की दे रखी है। इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टिव लोड एट अ पावर फैक्टर √3/2 वाया लॉसलेस लाइन विथ अ प्री फेज इंडक्टिव रिएक्टेंस, per phase inductive reactance of 5 ohm. The per phase synchronous reactance of the generator is 30 ohm with negligible armature resistance. ये अच्छी चीज दे रखी है कि चलो negligible कर दिया armature resistance को, तो थोड़े लफड़े खत्म हो गए। If the generator is producing the rated current at rated voltage, rated current at rated voltage मतलब rated पे चल रहा है एकदम फुल लोड कैपेसिटी से, then the power factor at the terminal of the generator is, पावर फैक्टर आपको जनरेटर के टर्मिनल पे दे रखा है। अब देखो इसमें क्या हुआ, जब भी ये लॉसलेस लाइन इंट्रोड्यूस हो जाती है तो थोड़ा सा जो जनरेटर है उसके कॉन्सेप्ट थोड़े से आगे तक चले जाते हैं। कैसे आपको बताता हूं, देखिए ये है जनरेटर का एक्चुअल सिंबल, ये जनरेटर का रिएक्टेंस, ये जनरेटर का मॉडल, ठीक है। ये हो गया हमारा जनरेटर, ये हो गया हमारा जनरेटर, और ये जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज, ये जनरेटर का क्या है? टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है। ये हमारा अगर देखें तो ये हो गया E एंगल डेल, और ये हो गया हमारा J, कितना जनरेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर 30 ओम दे रखा है, ये जनरेटर का। और यहाँ पर 11/√3 पर फेज में बनाया है। ये क्या है? ओमिक वैल्यू सारी की सारी काय में होती है पर फेज में, सबके सब पर फेज में है ना, पर फेज में। तो यहाँ पर 11 किलो वोल्ट है ना, किलो वोल्ट, तो चलो बाय डिफॉल्ट पता ही है किलो वोल्ट में। अब देखो नॉर्मल एक सिर्फ जनरेटर होता ना तो ये डेल होता और इसका एंगल 0 डिग्री हो जाता, इसका एंगल क्या हो जाता? 0 डिग्री हो जाता, क्योंकि रिसीविंग एंड साइड यही लोड डायरेक्टली अगर लगा देते तो ये हमारा क्या होता है? 0 डिग्री हो जाता। बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में चूंकि ये जो आपका लाइन है, ये जो डायग्राम है, ये थोड़ा सा आगे तक बढ़ेगा, और इसमें ये लॉसलेस ये जो लोड है ना डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। एक आपका ट्रांसमिशन में भी क्या है? इंडक्टेंस है, जिसकी वैल्यू कितनी है? J5 है ना। लॉसलेस लाइन, एक लॉसलेस लाइन है जिसका रिएक्टेंस कितना है? 5 ओम है, और उससे आपका जो लोड है वो कनेक्टेड है, ये आपका जो लोड है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं? लोड वोल्टेज बोल देते हैं, लोड वोल्टेज VL बोल देते हैं। पर फेज में सभी क्वांटिटी काय में? पर फेज में, ये आपका लोड। और इसका पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर है आपका, यहाँ पे जो लोड का पावर फैक्टर है √3/2 है। √3/2 का मतलब है √3/2, दैट मीन्स कि ये आपका क्या हो जाएगा? आपका 0.866, ठीक है। लैगिंग है ना, क्या है? लैगिंग। चलो, और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि जनरेटर का पावर फैक्टर कितना है ना। जनरेटर के टर्मिनल पे, मतलब ये जो जनरेटर का टर्मिनल है ना, ये एक ही बात है। यहाँ पे आपका क्या है? पावर फैक्टर कितना है। तो यहाँ से जो जाने वाला करंट है IA है ना, किसके? IA, जनरेटर का पूछा है, जनरेटर के टर्मिनल पे। तो इसका मतलब है कि लोड कनेक्ट होने से यहाँ पर IA और EPH के बीच में जो एंगल है
वो आपसे पूछा है, मतलब इंटरनल पावर फैक्टर पूछा है, देखा जाए तो आपसे साई पूछा है ना। चलो उस पर आते हैं बाद में, पहले आपको बताता हूं कि बिना कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी जनरेटर से एक लैगिंग लोड कनेक्टेड है, क्या है, लैगिंग लोड कनेक्टेड है, तो उसका जनरेटर का कभी भी पावर फैक्टर लीडिंग हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो लीडिंग वाले ऑप्शन है वो तो आपके नलीफाई हो गए, सी और डी ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक नहीं आ सकते हैं। आपको मैंने याद है बताया था ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, नॉर्मल एक्साइटेड, कि जब भी कभी जनरेटर से, याद करो ओवर एक्साइटेड के केस में क्या बताया था मैंने, कि जब भी कभी आपका जो लोड है वो इंडक्टिव लगता है तो जनरेटर क्या करता है, ओवर एक्साइटेड वर्क करता है, और ये इसका जो जनरेटर का पावर फैक्टर होता है मोर लैगिंग होता है। क्या होता है? मोर लैगिंग होता है। तो इसका मतलब है कि 0.866 पावर फैक्टर लैगिंग तो यहां से पहले से लोड का है, उसके बाद इसको जब यहां से कनेक्ट करेंगे तो यहां पर इसका इंडक्टिव इफेक्ट, इसका इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये जो जनरेटर है वो और लैगिंग जैसा बिहेव करेगा, और लैगिंग जैसा बिहेव करेगा। नॉर्मली इन जनरल भी जनरेटर क्या होता है, जनरेटर अगर आपने ऐसा रखा है और उसके ऊपर एक इंडक्टिव लोड लगा दिया है तो जनरेटर मोर लैगिंग पावर फैक्टर पर वर्क करेगा। मतलब ये जो पावर फैक्टर है इससे भी पुअर पावर फैक्टर आएगा। मतलब कि अगर 0.866 है तो लैगिंग में देखो बी ऑप्शन क्या है, 0.87, मतलब ऑलमोस्ट उसके बराबर नहीं, उसके बराबर तो लोड ही लगा, उसके बाद ये सारा इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह सारा आएगा, तो बी ऑप्शन तो आ नहीं सकता है। तो बचा एक ही ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी और कुछ भी नहीं करना है। ओवर एक्साइटेड का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना था कि किसी जनरेटर पे अगर लैगिंग लोड लगा दिया है तो जनरेटर और मोर लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा, क्योंकि जनरेटर को और ज्यादा क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिव पावर लाना पड़ेगा लोड को देने के लिए, लोड की पूर्ति करने के लिए। तो जनरेटर क्या होगा, और लैगिंग होगा। ये ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, नॉर्मल एक्साइटेड जनरेटर बहुत अच्छे से हमने पढ़े हैं। और मोटर में इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि चूंकि यहां जनरेटर है, इस वजह जनरेटर की बात करें, मोटर का होता तो फिर लीडिंग वीडिंग सबको हमको कंसिडरेशन में लेके चलना पड़ता है ना। तो यहां पर लैगिंग पावर फैक्टर था और यहां पे मोर लैगिंग था, इस वजह से जो 8.66 है तो 0.87 तो किसी हाल में नहीं हो सकता, उससे तो और पुअर पावर फैक्टर जाएगा। और जैसे जैसे जीरो की तरफ जाता है तो पुअर पावर फैक्टर होता है ना। मैंने स्केल भी आपको कई सारी जगह नेटवर्क में भी स्केल पढ़ा रखी है, पावर फैक्टर स्केल है ना, लैगिंग लीडिंग का किस तरीके से निडल जाता है। तो बस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो किसी ने कॉमन सेंस लगा लिया होगा तो यह कैलकुलेशन डायग्राम वायग्राम की जरूरत नहीं, सिर्फ डायग्राम बनाया उसका, ओवर एक्साइटेड का देखा, उसने ऑप्शन एक बार नजर डाली और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बहुत सारे लोगों का डिमांड होगा कि सर इसको एक्चुअल कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी करके दिखा देते हैं ना। तो सबसे पहले तो करंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो करंट यहां पर आपका जो है वो क्या है, पावर अगर दे रखा है 10 MVA है ना, तो 10 × 10⁶ डिवाइडेड बाय √3 × 11 किलो 11 × 10⁻3, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेशन है, सारी की सारी मैं लिख दूंगा। यहाँ पे करंट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट आने के बाद हम लोग ये जो टर्मिनल है हमारा है ना, इसको हमारा यहाँ पर जो एंगल है, ये एंगल अब 0 डिग्री नहीं होके कोई पर्टिकुलर एंगल रहेगा जो हम लोग निकालेंगे अभी है ना, और ये अब आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, EPH वगैरह सारा करके ये VL वोल्टेज यहां से यहां तक का पूरा एक्सप्रेशन अगर लिखे, यहां से यहां तक का, तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला हम लोग लिखते थे कि EPH इक्वल टू है ना, EPH इक्वल टू VPH लिखते थे, VPH, चलो मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, cos फाई प्लस IR है, IR है तो नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो स्क्वायर प्लस VPH साइन फाई प्लस IA एक्सेस का होल स्क्वायर, सब पर फेज में क्वांटिटी। अब देखो मजे वाली बात क्या है कि ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, ये सिर्फ किसके लिए डिराइव किया था, जब डेरिवेशन की बात करें था, तो ये EPS था हमारा और ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज था। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करें, थोड़ी देर के लिए हम इस करंट, तो क्योंकि सीरीज में लगा है तो करंट तो सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, एंगल बदलेगा सिर्फ और सिर्फ। अब देखो यहां पर क्या है, यही फॉर्मूला हम इन दोनों के बीच में लगा रहे हैं, किस, इन दोनों के बीच में लगा रहे हैं है ना। थोड़ी देर के लिए ये हमारा आप क्या कर दे, सोर्स वोल्टेज हो गया और ये हमारा लोड वोल्टेज हो गया। जैसे EPH और इन दोनों के बीच में लगता था ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला अब इन दोनों के बीच में लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे
देखिएगा पावर फैक्टर, तो ये पावर फैक्टर इसका है, ठीक है। एक्सेस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहां पर ये जो VPH है ये फॉर्मूला ओरिजिनल लिखा है, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं क्योंकि फॉर्मूला किसके बीच में, इन दोनों के बीच में नहीं है, ये इन दोनों के बीच में है। तो ये असल में हमारा क्या हो जाएगा 11, या फिर आप लिखना चाहें इसको तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ VT, टर्मिनल वोल्टेज VT लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो VT पर फेस इक्वल टू ये हो जाएगा VL cos phi का स्क्वायर प्लस VL sin phi प्लस IA एक्सेस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 11/√3 किलो है 10 to the power 3 होल स्क्वायर कर देता है ना, रूट हटा देता हूँ, रूट दो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे। VL कितना हो जाएगा, VL हमें नहीं पता, VL ही तो निकालना है। cos phi कितना हो जाएगा, cos phi हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा VL sin phi तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा ना ये cos phi, तो 30 sin 30 हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका IA करंट अभी जो हमने निकाला वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और एक्सेस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास निकला हुआ है, मैं प्रॉपर कैलकुलेशन है मेरे पास करी हुई, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो IA जो करंट है मेरे पास, IA करंट आया है आपका 524.86 एंगल -30 डिग्री, है ना। कैसे -30 डिग्री, ये कॉस कर लेना cos phi √3/2, पावर फैक्टर cos phi होता है ना, √3/2 है, तो √3/2 cos का कब होता है 30 डिग्री पे, है ना। तो बस इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखना, इसको खोल देते, इसको खोल देंगे तो 121 × 10 to the power 6/3 ये हो जाएगा VL स्क्वायर इंटू 3/4, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB सब लगाओगे तो इसको मैं कैलकुलेट सिंप्लीफाई वर्जन में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा वो लिख देता हूँ 4 प्लस ये आपका आ जाएगा, इसको सब सॉल्व कर दोगे ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो पूरा सॉल्व करके 6886950.49 और ये आ जाएगा आपका 2624.3 VL, है ना। बहुत भयंकर इक्वेशन है ये तो पूरा, ठीक है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB पूरा हो गया। अब इसको बस रीअरेंज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद जो VL का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 4618.121 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया VL का वोल्टेज। अब देखो यहां पर ये हो गया VL। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में वापस वो हमारा जो फॉर्मूला था tan psi वाला वो भी निकाल देते। तो tan psi क्या हो जाएगा, tan psi हो जाएगा VL sin phi प्लस IA एक्सेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय VL cos phi प्लस IAR है, IAR है तो है नहीं, इसमें जब पुट करेंगे सारा का सारा वैल्यू, VL भी पता है, sin phi सब पता है ना, IA एक्सेस सारा चीज वैल्यू पता है, तो साई निकल के आ जाएगा, वो भी मेरे पास डायरेक्ट कैलकुलेशन है तो मैं दिखा देता हूँ। tan psi बता देता हूँ ताकि आप क्रॉस चेक भी कर लें। tan psi कितना है 1.2335, ठीक है। तो साई यहाँ पे आया है, साई आया है 50.968, ठीक है, 50.968, और यही आपका पावर फैक्टर है, क्योंकि इंटरनल पावर फैक्टर साई आपसे क्या हुआ है, यही आपका जो इंटरनल पावर फैक्टर है यही आपसे पूछा है, क्योंकि साई क्या होता है, साई इज द एंगल बिटवीन EPH जो जनरेटर का वोल्टेज है ना, जनरेटर का टर्मिनल का वोल्टेज जो वोल्टेज है और IA करंट के बीच का एंगल है, ठीक है, यही साई है। तो अभी हमें क्या पूछा है, जनरेटर के टर्मिनल पे आपका पावर फैक्टर क्या है, जनरेटर के टर्मिनल पे आपका पावर फैक्टर क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम लोग सिर्फ ये लॉसलेस लाइन और ये सब लोड नहीं लगाते तो हमारे लिए लोड यहीं पे बन जाता, यहीं पे बन के हम पूरा का पूरा करते, बट इस बार हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, तो यही जो साई आएगा आपका, यही आपका पावर फैक्टर एंगल है ना। आप चाहें तो डेल, आप साई इक्वल टू ये भी कर सकते हैं, आप साई इक्वल टू डेल प्लस फाई, तो यहाँ पे 50 आपका ये 50.968 प्लस डेल कितना है आपका, डेल आप निकाल लेंगे, प्लस फाई कितना है 30 डिग्री है, तो डेल कितना आ जाएगा, डेल आ जाएगा 20.968। तो ये जो डेल है ना, ये आपका ये डेल नहीं है, ये वाला डेल नहीं है, ये वाला है। तो असल में आप चाहें तो इसको डेल 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, डेल 1, है ना, ये डेल 1 है असल में आपका,
क्योंकि अब हमारी बात किसके बीच में हो रही है, इन दोनों के बीच में हो रही है। इसको एज अ हम लोग जनरेटर ट्रीट कर रहे हैं, है ना, इसको एज हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेटर ट्रीट कर रहे हैं, ताकि फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि फॉर्मूले किसके बीच में, इसके और इसके बीच में बने हुए हैं कि 2 वोल्टेज के बीच में एक रिएक्टेंस है, यहाँ पे 2 वोल्टेज के बीच में ये वाला रिएक्टेंस है, क्योंकि करंट तो सेम फ्लो हो रहा है और हमें तो सिर्फ पावर फैक्टर चाहिए। तो ये इसका जो पावर फैक्टर होगा, यहाँ जो करंट है और इसके टर्मिनल वोल्टेज के बीच का जो एंगल होगा, वो एंगल क्या होगा आपका, del1 होगा। बट हमसे ओवरऑल क्या पूछा है, जनरेटर का इंटरनल पावर फैक्टर पूछा है हमसे। तो यहां पर आपका जो पावर फैक्टर होगा वो हो जाएगा आपका cos साई हो जाएगा, तो cos 50.968 है ना, इसको करेंगे तो देख लेते हैं, cos 50.968, तो ये आ जाएगा आपका 0.6297, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.63 लैगिंग। ठीक है, तो देखो कितना कैलकुलेशन था इसमें, क्योंकि मैंने वर्चुअल कैलसी से सारा देख देख के पहले सॉल्व करके आपको बताया है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता, इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस लगाना था। और मेरे ख्याल से आईआईटी ने शायद ये क्वेश्चन भी इसीलिए दिया होगा कि आप पूरा कैलकुलेशन में हर बार एक चीज़ याद करिए, एक चीज़ यूज़ करता हूँ कि दे डोंट वांट लेबोरियस पीपल, दे वांट एनालिटिकल पीपल। तो यहां पर एनालिटिकल बुद्धि से हम लोग ऑप्शन तो यूं ही क्लिक करके आ गए, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बट सॉल्यूशन आपको बताना था, इस वजह से किया। ठीक है, तो थोड़ा से जो फॉर्मूले, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमारे जनरेटर से यहाँ के टर्मिनल के बीच में होते हैं, वो हमारा नॉर्मल इंटरनल पावर फैक्टर यहाँ का हो जाता है ना, तो वो जो रिलेशन है वो इन दोनों के बीच में अब हमने रिलेशन लगाया। ठीक है, तो ये जो 20 डिग्री है ये यहाँ का एंगल है। ठीक है, मजा आया होगा क्वेश्चन में। तो बस आपको मेरे ख्याल से पहला मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट लगा हो कि सर ओवर एक्साइटेड था, लेगिंग लोड लगा था, और थोड़ा लेगिंग पावर फैक्टर पर वर्क करेगा और ये ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। तो लॉजिकल तरीके से ही देना, और अगर आपको लॉजिकल नहीं बनता है तो इस तरह की बड़ी कैलकुलेशन में आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने की जरूरत नहीं है, इसके बदले आप कम से कम 2-3 क्वेश्चन दूसरे कर ले जाएंगे, क्योंकि फाइनल मार्कशीट पे कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मशीन का नंबर है, पावर सिस्टम का है, एप्टीट्यूड का है, आपका नंबर कितना है ये बताइए और उसके बेसिस पे आपकी रैंक क्या है वो बताइए। ठीक है, पूरा कोर्स पढ़ना है अगर आपको जी सेंट्रिक पे बहुत जबरदस्त तरीके से, तो 250 लेक्चर में 300 प्लस क्वेश्चंस कराएं, चैट के थ्रू आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, रैंक बूस्टर अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल, गेट पीवाईक्यू सीरीज अवेलेबल है, रिसेंट ट्रेंड सीरीज, जितने भी लेटेस्ट गेट के क्वेश्चन सारे के सारे अवेलेबल है, रिवीजन सीरीज अवेलेबल है, और सारे के सारे ये काय में है 3299 में एट प्रेजेंट अभी अवेलेबल है। आपको मशीन, मैं गारंटी से बात कर रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, जिंदगी में पहली और आखिरी बार मशीन पढ़ना है। आप जितनी बार वो कॉपी उठाएंगे, मैं स्टूडेंट से बात करता हूं, 800 पेज के नोट्स बन चुके हैं इसके, है ना, और उन्होंने बहुत मेहनत से कहीं ना कहीं पहुंचे हैं इस पूरे मशीन से, और ये सारे के सारे क्वेश्चन उन्होंने बहुत अच्छे से क्रैक करे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।